मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा आप लोगों के पसंदीदा चैनल एकलव्य एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम संविधान के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। संविधान में हमने आपको बताया मूल अधिकार जो है 6 होते हैं। हमने सारी चीजें आपको बताया था। संविधान मूल अधिकार, और मूल अधिकार हमने आपको बताया था 6, जिसमें हम 3 का अध्ययन कर चुके थे। हम उसके आगे चलेंगे। जो हमारा चौथा मूल अधिकार है, वह मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो चौथा है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह हमारा संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28, यानी 25 से लेकर के 28 तक के बीच परिभाषित होता है। और इसको हर अनुच्छेद में 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है और 28 में क्या है। यह अलग अलग संविधान निर्माताओं ने डिफाइन किया है। सबसे पहले देखेंगे 25 से 28 तक यह अनुच्छेद में है। 25 अनुच्छेद कहता है, इसमें अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 कहता है कि धार्मिक प्रबंधन या धार्मिक आयोजन की स्वतंत्रता है। यानी धर्म के पक्ष में यदि हम कोई पूजा पाठ कराना चाहें, कोई यज्ञ कराना चाहें, कोई मतलब धार्मिक जो भी कार्यक्रम हो धार्मिक, उसके स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह मनुष्य का मौलिक अधिकार है। अगला है धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता। संपोषित करने का मतलब होता है, देखिए एक चीज संपोषित शब्द है, उसे अनुदान देने की, पैसे देने की। यदि कोई व्यक्ति यह चाहे कि हम धार्मिक कार्य फला जगह हो रहा है और मैं उन्हें कुछ अनुदान दे दूं, पैसे दे दूं, तो यह उनका मूल कर्तव्य है। 28 कहता है धार्मिक शिक्षा की उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। यदि कोई धर्म की शिक्षा दे रहा है, ठीक, तो उसे शिक्षा देने का पूरा अधिकार है। हम अलग अलग डिफाइन कर देंगे। हमने आपको बताया 25 जो है धर्म को मानने, उसके बाद से आचरण करने, आचरण करना, प्रचार करना, आचरण करना, प्रचार करना, इन सबों का क्या है, आपको अधिकार है, स्वतंत्र है इसके लिए। ठीक। उसके बाद से धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता है। धार्मिक प्रबंधन 27 कहता है यदि आप संपोषित कर रहे हैं धर्म को, यानी धर्म के कार्यों में आप कोई अनुदान दे रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। धार्मिक प्रबंधन का संपोषण। 28 कह रहा है धार्मिक शिक्षा। ये इसके लिए आप क्या है, धार्मिक उपासना
ये इसके लिए आप क्या है, स्वतंत्र है। यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच मौलिक अधिकार हमारा चौथा है। पांचवा मौलिक अधिकार होता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। पांचवा है हमारा मौलिक अधिकार सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। यह है 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30। अब अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि देखिए, यह बेसिक आप समझिए कि यह अल्पसंख्यकों के लिए ही विशेष रूप से है। यह जो मूल अधिकार है, अगर कहा जाए तो संविधान विशेषज्ञों ने एक चीज का ध्यान रखिएगा, यह अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखा गया। इसमें अनुच्छेद 29 कहता है, अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाए। ठीक, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक जो हैं उनके शिक्षा का जो प्रबंधन है या जो उनकी शिक्षा का संरक्षण किया जाए, एक तरीके से किया जाए, शिक्षा का प्रावधान जो है उसको संरक्षण दिया जाए। ठीक ना। तो अल्पसंख्यकों के, यहां भी है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा प्रावधानों का संरक्षण। ठीक, यह विशेष रूप से जो हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है वह अल्पसंख्यकों के हितों के ध्यान में रख करके बनाया गया, लिखा गया। अगला है हमारा, अगला और अंतिम जो मूल अधिकार है, छठा, वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए, यह संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये भी है, अधिकार है। आपका मौलिक अधिकार अगर कहा जाए तो मूल अधिकारों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक, छठवां है संवैधानिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों की स्वतंत्रता। संवैधानिक अधिकार क्या क्या है? यदि यह जो हमारा अनुच्छेद, यह जो मौलिक, यह जो है, यह मूल रूप से अनुच्छेद 32 में आता है, अनुच्छेद 32। ठीक है, कहता है अनुच्छेद 32 कि यदि किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपकी याचिका को स्वीकार करेगा और स्वीकार करने के बाद वह देखेगा कि क्या वास्तव में किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है अथवा नहीं। अगर कहा जाए तो एक प्रश्न पूछता है, भीमराव अंबेडकर ने इस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा माना था। प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
संविधान के किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा माना? अनुच्छेद आपका मौलिक अधिकार दे देंगे, 4 मौलिक अधिकार, कोई भी विकल्प दे देगा, उसमें एक रहेगा संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्रता, तो आपको मार्क। अब देख लीजिए, अब इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक अधिकारों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 32 के तहत कहता है कि यदि किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पे रिट दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसका अध्ययन करेगा, उसके बाद से जो भी होगा वो उसके अंदर है। अब देखिए इसमें कितने प्रकार के रिट दाखिल हो सकते हैं? 5 प्रकार। 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, या अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22, ठीक ना, अनुच्छेद और 226, 22 नहीं है, अनुच्छेद 32 है, ठीक है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। पहला रिट जो है वह कौन सा है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि यदि प्रशासन किसी दोष में किसी व्यक्ति को यदि अरेस्ट कर लिया है तो उसको 24 घंटे के अंदर जो नजदीकी मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होगा। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि आने और जाने का जो टाइम है वह नहीं जोड़ा जाता है। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करना, ठीक। जो भी आपका जिसको भी आपने जो है अरेस्ट किया हुआ है, ठीक ना, उसको अनुच्छेद जो है 22 के अंतर्गत, ठीक ना, आप 24 घंटे के अंतर्गत उसको न्यायालय के सामने जो है प्रस्तुत करें, लेकिन आने जाने का समय नहीं। एक है अगला परमादेश। परमादेश क्या होता है? यह हाई कोर्ट ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना, सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि वह अमुक कार्य कर सकते हैं अथवा अमुक कार्य नहीं कर सकते। तीसरा है आपका देखिए, तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोक, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि हाई कोर्ट कोई आदेश जारी कर दिया। हाई कोर्ट आदेश जारी करने के बाद क्या करता है कि आप आदमी जो है चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। तो यही चीज है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है, यानी ऊपरी अदालत, चाहे वह जिला कोर्ट है तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट, यानी ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाता है कि फला कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं। यह है प्रतिषेध, ठीक ना। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपरी अदालत, उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है कि ऊपरी अदालत कोई भी कार्य को नीचे के अदालत में ट्रांसफर कर देता है, कहता है कि यह हमारे अधिकार में नहीं, आप फिर नीचे जाओ। यह होता है प्रतिषेध। अगला है
अधिकार प्रेक्षालेख। अधिकार प्रेक्षालेख का मतलब होता है कि यदि आप, जैसे कोई व्यक्ति नया है और नया नवयुवक जो है गया सरकारी नौकरी ज्वाइन किया, सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि आपकी चयन का आधार क्या है, आपकी योग्यता है उस पद पे अथवा नहीं। आपके चयन का आधार के बारे में वह रीट दाखिल कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। यह है अधिकार प्रेक्षालेख। अब तो हमने आपको बता दिया 14 से लेकर के 14 क्या, हमने 12-13 भी बताया आपको, ठीक। 14 से लेकर के 32 तक तो हमने बता दिया, लेकिन हमारे मूल अधिकार होते कहां से कहां तक हैं? 12 से लेकर के 35 तक। आप कहोगे सर 32 तक तो हो गया, 33, 34 और 35, 33, 34 और 35, यह अनुच्छेद क्या करते हैं, हमारे मूल अधिकार में किस तरीके का मूल अधिकार हमारे परिभाषित करते हैं, इस अनुच्छेद में है क्या? तो देखिए 33, 34, 35 तीनों जो है संसद के अधीन होता है, ठीक, संसद के अधीन। और इसमें जो है 33 जितने भी हमारे प्रशासनिक अमला है, सेना में है, पुलिस में, अर्धसैनिक बल हैं, आपके जितने भी सीआरपीएफ वगैरह जितने भी हैं, उनके कुछ मौलिक अधिकारों पर रोक लगा। अनुच्छेद 33 कहता है कि नहीं, आप जब फला डिपार्टमेंट में हो तो आपको कुछ अपने मौलिक अधिकारों को डिस्पोज करना होगा, यानी कि आपके मौलिक अधिकारों का प्रयोग आप नहीं कर सकते नौकरी में रहते, सेवा में रहते। तो ये है हमारा 33। अनुच्छेद 34 कहता है कि यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लागू हो जाए तो उस क्षेत्र में उस क्षेत्र के लोगों के कुछ मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जाता है। आपके अधिकार निरस्त किए जाते हैं, इस समय आपके अधिकार को निरस्त करना ही उचित है, यह संसद के अंतर्गत आता है। संसद जो है इस पर कानून बना देती है। अनुच्छेद 35 कहता है, ये देखिए अनुच्छेद 35 भी एक तरीके से कहिए तो संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। यह मौलिक अधिकार बनाता है, मौलिक अधिकारों का कानून बनाता है। अनुच्छेद 35 के तहत ही मौलिक अधिकारों का कानून बनाया जाता है। तो इससे हमारे मूल अधिकारों से 2-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया अनुच्छेद से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी हम आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें मेरे मित्रों, लाइक करें और शेयर भी करें, अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि आपको और हम अधिक से अधिक इंटरेस्ट यानी रुचिपूर्वक वीडियो बनाएं। हमारे जितने भी अधिक सब्सक्राइबर होंगे मेरे मित्रों, मैं अधिक से अधिक वीडियो लेकर के आऊंगा आपके सामने, और आप अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।